नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड के दौरे के उपरांत प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज का दिन देवभूमि उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री के आदि कैलाश और जागेश्वर धाम का आगमन मानस खंड मंदिर माला और मिशन को वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक और पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान देगा। वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से उत्तराखंड को एक नई पहचान मिली है। वहीं जागेश्वर में पूजा पाठ करने से उन्होंने कहा कि जागेश्वर की पहचान आज पूरे भारत में हो रही है। विश्व पर्यटन पर भी जागेश्वर की पहचान होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से लेकर लोगों को रोजगार स्वरोजगार की तरफ भी लोगों को बढ़ावा मिलेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कि कोई आम दौरा नहीं, उनके आने से लोगों के चेहरे में खुशी, लोगों को एक उम्मीद होती है कि प्रधानमंत्री के दौरे से आने वाले कल में खुशी खुशहाली व्यापक स्तर पर बढ़ेगी। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्वभाव और उनका स्वाभिमान एक ही परस्पर चलता रहता है और उनका ये दौरा, उत्तराखंड का दौरा, उत्तराखंड वासियों के लिए गौरव का विषय है। उत्तराखंड के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकास के रास्ते खोले जा रहे हैं, चाहे स्थानीय लोगों के द्वारा स्वरोजगार के मामले हों या फिर रोजगार के मामले। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम रहा। आपको बताते चले कि जागेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही 4 से 5 दिन पहले से ही लगातार तैयारियां चल रही थी, पूजा पाठ किए जा रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे के बाद लोगों को स्वरोजगार की ओर लोग बढ़े हैं। वहीं देहरादून में बीते दिनों युवक के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि मृतक शिव को उसके दोस्तों ने ही पैसे को लेकर मौत के घाट उतार दिया। घटना वाले दिन मृतक और उसके 3 दोस्तों से चंद पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद 3 दोस्तों ने डंडे से सर पर वार कर शिव कुमार को हत्या कर दी। वहीं 3 दोस्तों में से 2 दोस्त चोरी और ड्रग्स तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं। एक तलाशी की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि शिव कुमार की हत्या की गई है। वहीं दोस्तों ने ही अपने दोस्त की हत्या की है। वहीं जो 2 दोस्त थे, एक स्मगलर था तो एक ड्रग्स का आदी था। यानी कि तीनों दोस्त आपस में रह रहे थे, लेकिन अचानक एक दोस्त के सिर पर वार किया और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरी घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि 3 दोस्त थे, तीनों नशे के आदी थे। फिलहाल एक स्मगलर भी था, लेकिन 2 दोस्त मिलकर एक दोस्त के सिर पर वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि देहरादून पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है और जिसके बाद अब उन आरोपी दोस्तों की भी धरपकड़ की गई है। वहीं आपको बता दें कि इसे ब्लाइंड मर्डर के रूप में देखा जा रहा है। वहीं लगातार नशे के कारोबार को बढ़ावा देने से पहले भी पुलिस लगातार लोगों को सचेत करते आई है कि किसी भी तरीके से नशे के कारोबार को बढ़ावा न दें। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने एक बार फिर से ये संदेश देने की कोशिश की है कि नशे के जो सौदागर होते हैं उनकी उसी प्रवृत्ति में मौत भी होती है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है। ये 30 तारीख को लाल पुल के नीचे शिव कुमार उर्फ बबलू है, जिनकी डेड बॉडी मिली थी और उस समय उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि डेड बॉडी भी 2-3 दिन पुरानी लग रही थी और इसके बाद शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए, तब ये शिनाख्त बबलू के रूप में हुई थी। क्योंकि उनके परिजन यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते थे, उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया और सभी आवश्यक कार्रवाई के बाद उनके द्वारा आकर जिन परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका मोबाइल गायब था और फोन ऑफ था, उसके आधार पर उनके द्वारा शक के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी दौरान जब ये डेड बॉडी मिली थी तो पुलिस द्वारा भी इसमें अपनी प्रारंभिक जांच जो होती है, मौके पर सीसीटीवी देखना और अन्य चीजों की जानकारी की जा रही थी। तो उसके आधार पर उसमें वहां पर एक स्कूटी संदिग्ध अवस्था में आते दिखी, इसमें 2 लड़के थे। उसके आधार पर पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज हुआ तो और आगे अपनी पूछताछ जानकारी बढ़ाई तो पता चला इस पूरे हत्याकांड में 3 लोग पूरे टोटल शामिल थे। जो 2 लोग इसमें शामिल थे, इसमें पहले ही ऋषभ और शुभम जो है स्कूटी चोरी में, क्योंकि स्कूटी चोरी की गई थी हत्या की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, वह जेल चला गया था। साथ ही साथ जो उसमें दूसरा था वो एनडीपीएस एक्ट में, शुभम जो था वो एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका था वसंत विहार से। तो कहीं ना कहीं लगता है इनके द्वारा
जब ये लगा कि पुलिस द्वारा अपनी छानबीन की जा रही है और डर के कारण या अन्य कारणों से ये मुझे लगता है कि पुलिस चोरी की स्कूटी में तो जेल चले गए और बंद हो गए। साथ ही साथ जो उसमें तीसरा अभियुक्त था वो मौके से फरार था। जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ तो उसकी तलाश की गई और उसको भी जो है, आशीष है जो, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो नशा करने के आदी थे, साथ में बैठते थे और किसी बात को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर इनके पुराने वहाँ झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही तीनों ने मिलकर उसको एक साजिश के तहत उसको डंडे से उसको वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए उनके द्वारा एक स्कूटी चोरी की गई और लाल पुल के नीचे जाली कटी हुई है, वहां से डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। वहीं राज्य में पलायन को लेकर ग्रामीण विकास अपर सचिव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जितने भी वाइब्रेंट विलेज हैं उनमें से 41 विलेज ऐसे हैं जहां पर सीजनल माइग्रेशन होता है और यह तमाम विलेज में संस्कृत पूर्ण रूप से दिखाई देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकतर वाइब्रेंट विलेज में लोग 6 महीने प्रवास करते हैं, लेकिन सरकार की कोशिश ऐसी है कि लोग ज़्यादा समय तक रहें, वहीं ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। वहीं आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जिसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से कोशिश भी की जा रही है। सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन विलेजों को बढ़ावा दे रही है जहां पर लोग कम तादाद में जाते हैं, जहां पर स्थानीय लोगों की कम तादाद होती है, वहां पर पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं होती। तो सरकार की ये कोशिश है कि लगातार वाइब्रेंट विलेजों को बढ़ावा मिले, जहां पर सारी सुविधाएं मुहैया हों, लगातार टूरिज्म को बढ़ावा मिले, जिससे क्षेत्र और लोगों को जो पलायन होने की समस्या ज़्यादातर बढ़ रही है उसकी समस्याओं से भी निपटारा मिल सके। तो आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज को लेकर लगातार सरकार कोशिश कर रही है। वहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक पूरी तरीके से कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए तैयार है और सरकार पूरी तरीके से ये माना जाए कि वाइब्रेंट विलेज बनाने के लिए अग्रसर है। नहीं, आई थिंक वाइब्रेंट विलेजेस का अगर हम इंपॉर्टेंटली देखें तो आई वुड नॉट से कि संस्कृति भूल रहे हैं, वहाँ पे तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हमें ट्रेडिशनल कल्चर देखने को मिलेगा। वाइब्रेंट विलेजेस का जो ओनली इशू इज बिकॉज ये जितने भी विलेजेस हैं, लगभग हमारे 51 में से 41 विलेजेस सीजनल माइग्रेटेड विलेजेस हैं। तो हमारा बस एक थ्रस्ट एरिया ये रहता है कि लोग जब 3 महीने के लिए जाते हैं ऊपर या 6 महीने के लिए वहाँ जाते हैं, आमतौर पर उनका स्पैन वहाँ 6 महीने का रहता है। तो वो 6 महीने में एक तो उनका स्पैन बढ़े कि 6 की जगह थोड़ा ज़्यादा रहने, प्लस 6 महीने की यूटिलिटी अच्छी निकल के आए कि अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, कल्चर को प्रमोट करेंगे, तो आज की डेट में टूरिस्ट आपने देखा ये कहाँ तक लास्ट तक पहुंच चुका है। तो उस टूरिज्म को अगर हम ज़्यादा प्रमोट कर देंगे तो वहाँ पे जो 6 महीने भी लोग रह रहे हैं तो उनकी इनकम बढ़ेगी और उनको एक इंसेंटिव होगा वहाँ रहने का। नहीं तो पता चले आने वाले टाइम में हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि वो 6 महीने का भी जो रहने का टाइम पीरियड है वो और कम हो जाए। तो वो नहीं होना चाहिए, जो है वो है और वहाँ पे उनको वो इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलनी चाहिए और सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं हरिद्वार में वरिष्ठ नागरिकों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ है और सिडकुल स्थित एक स्थानीय होटल में इसका आयोजन किया गया था। आपको बताते चले जहां पर इसका समापन हुआ है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 115 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें देश भर के कई जाने माने बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, इंजीनियर और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। वहीं सम्मेलन का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन का विषय बढ़ती उम्र एक राष्ट्रीय चुनौती और हमारे प्रयास पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महावीर अग्रवाल, सहजार होम्स के मुख्य निदेशक डॉक्टर AP दास, MK रैना, सर्वेश कुमार मौजूद रहे। ये 2 दिन का प्रोग्राम किया है, इसका सिर्फ पर्पस ये है कि व्हाट कैन वी डू, हमारी इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं। हम सिर्फ ये देखें कि वो होना चाहिए था, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो क्रिपिंग है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास वी कैन डू, हमारी हेल्थ है भी ठीक है। अभी जो हम टाइम वेस्ट करें उससे बेटर है ना कि हम अपने लिए कुछ ऐसा करें जिसमें मैं भी खुश रहूं और दूसरे भी खुश रहें। वहीं खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर उत्तराखंड सरकार में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए खटीमा क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलकर लाचार कानून व्यवस्था,
बदहाल सड़क, बिजली, पानी, आपदा से हुए नुकसान, अवैध खनन, अतिक्रमण के नाम पर सरकार द्वारा उजाड़ने की कार्रवाई, भूमि का मालिकाना हक ना देना, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या तथा जनहित के मुद्दों पर वार्तालाप करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई है। आपको बताते चले कि जहां उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यशपाल आर्य ने आगे कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान काफी परेशान है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कानून व्यवस्था इस कदर ध्वस्त हो चुकी है कि पूरे प्रदेश की जनता के दिल में डर और भय का माहौल है, लेकिन सरकार को कोई सुध लेने का समय नहीं है। किसानों के साथ जातियों जो मन सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि 2022 से किसानों की इनकम को दुगना करेंगे, लेकिन दुगना करने के बजाय आज जो हमारे काश्तकार, छोटे काश्तकार हैं, मझोले काश्तकार हैं, सरकार की नीति और नियत की वजह से हमारी नुकसान पड़ रहा है। अभी तक धान के क्रय केंद्र तक खुले नहीं थे, अगर खुले हैं तो चंद खुले हैं, और आधी धान की फसल मार्केट में आड़तियों को, बिचौलियों के द्वारा खरीदी जा चुकी है कम मूल्य पर, और काश्तकार धान को बेचने को मजबूर है। जो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, अगर सरकार के निर्देश दिए तो अधिकारियों की मिली भगत रही है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून शहर से महज 48 किलोमीटर की दूरी पर देश के इस पहले आसन वेटलैंड संरक्षण रिजर्व पर पुलिस विदेशी मेहमानों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि ये विदेशी मेहमान हैं करीब 5000 मील की दूरी तय कर साइबेरियन और अन्य देशों से आए ये पक्षी, अन्य प्रजाति की ये पक्षी जो कि उत्तराखंड के खास वेटलैंड में आए हुए हैं और हर साल सर्द के मौसम में ये पक्षी वेटलैंड में आते हैं और पूरे सर्द के मौसम में ये यहाँ गुजारते हैं। तो आपको बता दें कि वेटलैंड संरक्षण रिजर्व की तस्वीरें बहुत ही लुभावनी है, जहाँ पर साइबेरियन ये पक्षी 5000 मील दूर से ये पक्षी आते हैं और पूरे ठंड के मौसम में ये प्रवास करते हैं और रहते हैं, जिससे यहाँ की खूबसूरत तस्वीरें लोग अपने फोटो, मोबाइल या अन्य कैमरों में कैद करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पर्यटक भी अधिक संख्या में वेटलैंड पहुंचते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब से ये झील हमने संरक्षित क्षेत्र लिया है 14/8/2005 से, तो उसके बाद यहाँ पे जो है एक तो पानी बहुत साफ रहता है और दूसरी बात ये है कि पानी लगातार बहता है और उस बहने से जो है जितने भी पक्षी आते हैं उनके लिए पर्याप्त यहाँ पे भोजन है और साफ़ सुथरा रहता है।
एक तो मुख्य कारण ये है जो विदेशी पक्षी आते हैं उनके लिए पर्याप्त भोजन यहाँ मिलता है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जहां देहरादून से मसूरी जाना अब और भी आसान होगा क्योंकि उड़ान योजना के तहत अब आप हेलीकॉप्टर से मसूरी की सैर आसानी से कर सकेंगे। वहीं डीजीसीए सचिव सी रविशंकर ने बताया कि उड़ान योजना के तहत मसूरी में भूमि का चयन किया जा रहा है। इसके लिए एक विभाग से भूमि ली जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही ये कार्य पूरा होगा ये सेवा जल्द शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि सेवा की शुरू होने से पर्यटन के नए आयाम मसूरी में स्थापित होंगे और जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में लोग जाएंगे भी। वहीं सैलानियों को इससे काफ़ी मदद भी मिलेगी। शास्त्रधारा हेलीपैड से मसूरी तक जो है एक उड़ान योजना के तहत जो है एक सेवा शुरू होने जा रहा है। उसके लिए अभी हम लैंड के संबंध में किसी विभाग से जो है हम एनओसी का अभी अपेक्षा कर रहे हैं। तो वो जो है लैंड का स्थिति जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो बहुत जल्दी जो है वो देहरादून टू मसूरी उड़ान योजना के तहत वो हेली सेवा भी शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां किन्नर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। अक्सर शुभ अवसरों में यानी कि शादी ब्याह, बच्चों के जन्मदिन जैसे खास मौक़ों पर किन्नरों की घर में आकर नाच गाना कराने और दक्षिणा देने का परंपरा है। सिर्फ मांगलिक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि त्योहारों पर भी किन्नरों का दान दक्षिणा दी जाती है। कहा जाता है कि किन्नरों का ईश्वर की विशेष कृपा होती है, उनकी दुआएं बहुत शुभ मानी जाती हैं। किन्नरों का आशीर्वाद पाने से जीवन सुखी होता है। यही वजह है कि लोग किन्नरों को दिल खोलकर दान करते हैं। लेकिन यदि किन्नर नाराज हो जाए और किसी को गुस्से में बद्दुआ दे दे तो ये बहुत ही अशुभ होता है। वहीं किन्नर समाज की अनीता ने दूसरे किन्नर ग्रुप से खतरा बताया और उन्होंने बाहरी किन्नरों को नेग यानी कि दक्षिणा देने से मना किया है। वैसे भी पहाड़ में हमारे प्लेइंग कर रहे हैं लोग, तो हम जो सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, आप लोगों ने बस्ती ने हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आया, तो वो ऑर्डर भी हम लोगों के पास में आया। खैर मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये मेरी बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, इनको मालूम है क्या क्या ऑर्डर क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। तो यही परेशानी है, बारिश होती है, चिचियाता है, तकलीफ़ होती है, मेहमान आ जाते हैं, कुछ मेरे गेस्ट नहीं भी आते हैं। इसकी वजह से कहते हैं अनीता होटल में रखो हमारा इंतज़ाम। तो मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं होटल में इंतज़ाम कर सकती हूँ। वहीं हल्द्वानी में त्योहारों को देखते हुए प्रशासन जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने जा रही है। इस बार प्रशासन को व्यापार मंडल का भी समर्थन मिला है। व्यापारियों ने खुद आगे आकर प्रशासन से गुहार लगाई है कि नवरात्रि, धनतेरस और दीपावली के दौरान बाहरी व्यापारी शहर में आकर फुटपाथ घेर लेते हैं, जिससे कि सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि फुटपाथ और बाजारों में आवश्यक अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा।
जैसे ही त्यौहार का सीज़न शुरू होता है, जो हल्द्वानी के हमारा ये सदर बाज़ार और यहाँ के अन्य बाज़ार हैं, उसमें बाहर के लोग अपने खील खिलौने हो गए या मूर्ति की दुकान हो गई है, उनको आगे की तरफ लगाते हैं, जिसमें पूर्व में भी पिछले साल भी इसमें कार्रवाई की गई थी, उनको सड़क खाली कराया गया था। अभी इन्होंने पूर्व में ही ज्ञापन दिया है और ये एक अच्छी पहल इन्होंने करी है कि इन्होंने खुद कहा है कि आप इस अभियान को चलाएँ, इसमें हम आपका साथ देंगे। तो इसमें मैंने जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ दुकान लगाने के लिए, उसको सत्यापन के लिए इसमें पुलिस के लिए पत्राचार किया जा रहा है, उनको निर्देशित किया गया है। साथ ही सहायक नगर आयुक्त को इसमें निर्देशित किया गया है कि आप इसमें समय समय पर अनाउंसमेंट करें कि रोड पे लोग इस तरीके का अतिक्रमण ना करें। साथ ही एक संयुक्त इसमें ड्राइव चलाया जाएगा, जिसमें जो लोग रोड पर दुकान लगा रहे होंगे उनको निश्चित ही पीछे कराया जाएगा। हमारी सिटी मजिस्ट्रेट महोदया बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जब से मैडम आई हैं तब से माहौल थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ है, हम देख रहे हैं। तो आज हम मैडम से यही रिक्वेस्ट करना है कि मैडम, नवरात्रि आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, तो ये बाहरी व्यक्ति जो आते हैं, जो पूरी सड़क को जाम कर देते हैं, सड़क में 2 फुट जगह भी नहीं बचती है, ये हाल हो जाता है कि ग्राहक जेब काटते हैं, चेन खींचते हैं। तो इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहने के लिए हम मैडम से रिक्वेस्ट करना है कि मैडम कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सड़कें खुली रहें। फिर थोड़ा बहुत तो त्योहारों में होता ही है अंदर बाहर, हम इसके बाहर से आते हैं खील खुलने वाले, और खील खुलने वाले जो होते हैं ना, घटोली भी करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।